everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss some most important and repeated previous year questions from your 11th chapter of class 12 history book, that is Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. So ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा. जैसे कि आप लोगों को पता है कि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एग्जामिनेशन में रिपीट किया जाता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. आपके इसी काम को आसान करने के लिए मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लिया है एंड अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है. आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड आप लोगों को इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में पता लग जाएगा. एंड क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने इन सारे क्वेश्चंस के एक प्रॉपर आंसर को भी प्रिपेयर किया है. क्वेश्चंस के साथ साथ प्लीज़ आप इन सारे आंसर्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा. ये सारे ही आंसर्स आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. अगेन ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे किसी भी चैप्टर्स के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. एंड विद दिस अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखना है देन उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ विदाउट फर्दर डिले हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कजेस एंड इवेंट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कौन से कजेस थे, किन सारे रीजंस की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हमें कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं. इसी सेम क्वेश्चन को अलग अलग साल अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे कि एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ इनिशिएटिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी. एंड अनदर क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस that led to the initiation of non-cooperation movement by गांधी जी. क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. कई बार सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए. आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है. नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं. महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. मेनली ऐसे 3 रीजन थे जिसकी वजह से गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है. पहला रीजन था रोलेक्ट एक्ट. जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1919 में इंडिया में रोलेक्ट एक्ट को पास किया जाता है. इस लॉ के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाता है कि ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन पीपल को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ ट्रायल, यानी कि बिना किसी सुनवाई के. गांधी जी इस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड इसी एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी के द्वारा एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है. दिस वाज द फर्स्ट रीजन फॉर द इनिशिएशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नाउ द सेकंड रीजन इज जालियनवाला बाग मैसेकर. कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था जालियनवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस रोलेक्ट एक्ट. रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में ही कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था. उसी दौरान जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ जालियनवाला बाग में पहुंचते हैं एंड वो अपने ट्रूप्स को यानी कि सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि जितने भी लोग उस जालियनवाला बाग में गैदर्ड है सारे ही लोगों के ऊपर शूट किया जाए, सारे ही लोगों के ऊपर गोली चलाया जाए. इवन अगर कोई भी व्यक्ति कॉमन पीपल भी है जो कि किसी भी मीटिंग के पर्पज से नहीं आया है उन सारे लोगों के ऊपर भी गोली चलाया जाए. इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि उस फायरिंग में बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं एंड 400 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है. इसी मैसेकर के अगेंस्ट में गांधी जी के द्वारा फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. नाउ द थर्ड रीजन इज खिलाफत मूवमेंट. टर्की के जो सुल्तान थे उनको कैलिफ माना जाता था फॉर ऑल द मुस्लिम्स. वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी मुस्लिम पीपल है ये सारे मुस्लिम पीपल टर्की के सुल्तान को अपना कैलिफ मानते थे.
सो ब्रिटिशर्स के द्वारा कैलिफ के एम्पायर को स्नैच कर लिया गया था, छीन लिया गया था। सो इस वजह से इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो इस इंसल्ट को सह नहीं पाते हैं एंड इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। एंड फिर इंडियन मुस्लिम्स गांधी जी के साथ मिल जाते हैं एंड साथ में मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हिंदू एंड मुस्लिम पीपल के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैरी आउट किया जाता है। सो दिस वेर द रीजंस फॉर द इनिशिएशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में और एक पॉइंट ये भी था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हमें कौन से इवेंट्स यानी कि एक्टिविटीज देखने को मिले। सो इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर में मिल जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी's रोल was vital in the non cooperation movement, support the statement। सो महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया गया था। सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। सो एज आई सेड कि एग्जाम में कई बार सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सो वही सेम आंसर इन दोनों क्वेश्चन का भी होगा, बट क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द ब्रिटिश राज वाज टेकन टू इट्स फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से 1857 के रिवॉल्ट के बाद फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स का जो रूल था, जो राज था, सो वो पूरी तरीके से डगमगा गया था, वो पूरी तरीके से हिल गया था। सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। एंड और एक क्वेश्चन है, द डिस्क्राइब हाउ गांधी जी हैड ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म बाय 1922। सो 1922 तक किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनलिज्म का जो आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, सो उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। सो इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर लगभग सेम ही होगा, बट क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा गया है। सो इसके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा सा आंसर में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आंसर सेम ही होगा। सो और एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार सिंपली एक स्टेटमेंट को दिया जा रहा है एंड स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। सो ऐसे स्टेटमेंट को देखकर आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि इस स्टेटमेंट की आपको मेन पॉइंट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि इस स्टेटमेंट का मेन पॉइंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो सिंपली आप लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिस्क्राइब करना है। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस चैप्टर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सॉल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सो ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इन तीनों ही टॉपिक्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इन तीनों टॉपिक को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सो नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। बट रिमेंबर दैट कि अगर एग्जाम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है एंड ये जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सो दोनों ही आंसर को मिला के ही आपको अपने एग्जामिनेशन में आंसर को बनाना है। सो प्लीज सेकंड क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग ध्यान से सुनिए। सो गांधी जी के द्वारा 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। सो गांधी जी का ये मानना था कि इंडिया में जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिशर्स का जो रूल है, सो वो तब तक ही सर्वाइव कर सकता है जब तक इंडिया में रहने वाले जो कॉमन पीपल है, जो लोकल पीपल है, सो वो ब्रिटिशर्स के रूल के साथ कॉपरेट करेंगे। सो अगर इंडियन पीपल ब्रिटिशर्स के रूल के साथ कॉपरेट करना बंद कर दे, देन ब्रिटिशर्स का इंडिया में जो रूल है सो वो कोलैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इफेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए भी कैरिड आउट किया जाता है, देन इंडिया को स्वराज मिल जाएगा, इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट का राइट मिल जाएगा। सो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिक्स किया गया, ताकि इसके थ्रू इंडिया में रहने वाले हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल आपस में यूनाइट हो जाए एंड वो लोग साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करें। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को रिफ्यूज कर देते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को जाना बंद कर देते हैं। जितने भी इंडियन लॉयर्स थे सो वो अपने लॉ प्रैक्टिस को गिव अप कर देते हैं। जितने भी वर्कर्स थे सो सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। जो हिल ट्राइबल पीपल थे वे लोग फॉरेस्ट कॉलोनियल लॉज को वायलेट करते हैं। अवध में रहने वाले जो फार्मर्स थे सो वो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करने से मना कर देते हैं एंड कोमान में रहने वाले जो पीजन्स थे सो वो अपने कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लोड्स को कैरी करने से रिफ्यूज कर देते हैं। सो सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सेक्शन के जो लोग थे सो सारे ही लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वे लोग अपने अपने तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ही हमें ये देखने को मिला कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स का जो राज था, इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो रूल था सो वो पहली बार डगमगा जाता है। बट ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया जब कुछ ग्रुप ऑफ पीजन्स के द्वारा गोरखपुर में जो पुलिस स्टेशन था सो उस पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था फरवरी 1922 में। सो इस इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि इस इंसिडेंट में काफी सारे पुलिसमैन की जान भी चली गई थी, सो इसी वजह से गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था।
बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें, सो 1922 तक महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था सो उसको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। सो अब ये जो मूवमेंट था इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ना सिर्फ प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स पीपल का एक मूवमेंट था, बल्कि अब ये लैक ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स एंड आर्टिशंस का भी मूवमेंट था। काफ़ी सारे जो कॉमन पीपल थे वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इन सारे मूवमेंट्स के द्वारा गांधी जी ने नेशनलिज्म के आइडिया को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। सो विद दिस हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी एज अ सोशल रिफॉर्मर एंड एज अ पॉलिटिकल लीडर। सो महात्मा गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर भी थे एंड एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। सो एक सोशल रिफॉर्मर एंड एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में हमें उनके रोल को डिस्क्राइब करना है। सो द आंसर इज, सो महात्मा गांधी जी पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि महात्मा गांधी जी किस तरीके से एक सोशल रिफॉर्मर थे। सो महात्मा गांधी जी के द्वारा होम स्पन क्लोथ यानी कि खादी क्लोथ या फिर खादी प्रोडक्ट को इनकरेज किया जाता था। उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दिया गया खादी प्रोडक्ट को इनकरेज करने में। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है सो उसको भी खत्म किया जाए। सो महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि इंडियन पीपल को सबसे पहले इंडिया में जितने भी सोशल इविल्स है सो उन सारे सोशल इविल्स को खत्म करना चाहिए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। सो अगर इंडियन पीपल इन सारे सोशल इविल्स को खत्म करते हैं तभी सही मायनों में इंडियन पीपल को फ्रीडम मिल सकता है। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी का ये भी मानना था कि हमें एक ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के जो लोग हैं सो वो लोग हार्मनी के साथ यानी कि पीसफुल तरीके से इक्वलिटी के साथ एक साथ रह सके। सो इसी वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया था। एंड महात्मा गांधी जी का ये भी मानना था कि सबसे पहले इंडियंस पीपल को ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट में इंडिया सेल्फ रियलाइन बन सके यानी कि आत्मनिर्भर बन सके। सो इसी वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा खादी क्लोथ को ज़्यादा प्रमोट किया गया था, ज़्यादा इंकरेज किया गया था इंस्टेड ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, इंस्टेड ऑफ द क्लोथ्स इंपोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। सो इन सारे पॉइंट से हमें पता लगता है कि गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ना नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। सो महात्मा गांधी जी ने अपना ज़्यादातर जो 1917 का टाइम पीरियड था सो वो चंपारण में ही बिताया था। सो चंपारण में उनके द्वारा एक सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है ताकि पीजेंट्स को अपना राइट मिल सके, पीजेंट्स को अपना टेन्योर का सिक्योरिटी मिल सके एंड पीजेंट्स को ये फ्रीडम मिल सके कि वो अपने चॉइस के क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके। एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया जाता है। उनके साथ महात्मा गांधी जी एक स्ट्राइक को लॉन्च करते हैं उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड उसी सेम ईयर महात्मा गांधी जी खेदा के पीजेंट्स को भी ज्वाइन करते हैं फॉर देयर डिमांड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके टैक्स को रिड्यूस कर दे या फिर खत्म कर दे, क्योंकि उस साल उनका जो हार्वेस्ट था वो फेल हो चुका था। सो 1915 में इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत में इन तीनों ही सत्याग्रह मूवमेंट को लीड किया गया था। एंड इन सब के अलावा महात्मा गांधी जी के द्वारा काफी सारे मास मूवमेंट को भी लॉन्च किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इन सारी मूवमेंट्स की वजह से जो हमारा फ्रीडम का स्ट्रगल था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज होता है। सो इन सारे पॉइंट्स से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट होता है। Now our next important and repeated question is explain the causes and events of the salt सत्याग्रह। सो सॉल्ट सत्याग्रह ये जो टॉपिक है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक से कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट सत्याग्रह के कौन से कजेस थे यानी कि क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से सॉल्ट सत्याग्रह होता है एंड सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान हमें कौन से इवेंट्स यानी कि कौन से एक्टिविटीज देखने को मिलता है। सो नाउ सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि द सॉल्ट सत्याग्रह गेन वर्ल्ड वाइड अटेंशन एंड स्टार्टेड द नेशन वाइड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इलुसिडेट द स्टेटमेंट विद सुइटेबल एग्जांपल्स। सो किस तरीके से सॉल्ट सत्याग्रह को एक वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिलता है एंड सॉल्ट सत्याग्रह के साथ ही किस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। सो इस स्टेटमेंट को हमें डिस्क्राइब करना है। एंड और एक क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के सिग्निफिकेंस को यानी कि इंपॉर्टेंस को हमें बताना है। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि सॉल्ट सत्याग्रह वाला क्वेश्चन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाला क्वेश्चन मैंने एक ही साथ क्यों लिख दिया है। सो इसका रीजन ये है कि सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ही एक पार्ट है। सो सॉल्ट सत्याग्रह के थ्रू ही महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। सो सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पहला इवेंट था। सो इसी वजह से मैंने दोनों ही क्वेश्चन को एक ही साथ लिख दिया है, क्योंकि इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा। सो अगर सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब भी आप इसी आंसर को लिख सकते हो एंड अगर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाला क्वेश्चन आता है सो तब भी आप इसी सेम आंसर को लिख सकते हो। सो नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सो महात्मा गांधी जी ने 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था।
सो इस मूवमेंट के थ्रू महात्मा गांधी जी कॉलोनियल रूल को अपोज कर रहे थे बाय ब्रेकिंग द लॉज फ्रेम बाय इट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी कानून, जितने भी लॉज को बनाए गए थे, सो उन सारे लॉज को ब्रेक करके महात्मा गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कैरिड आउट करते हैं। सो ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट की शुरुआत सॉल्ट सत्याग्रह के साथ होता है, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। सो सॉल्ट सत्याग्रह को दांडी मार्च के साथ साथ सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है, एंड ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। सो सॉल्ट सत्याग्रह को 1930 में लॉन्च किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। सो ना सबसे पहले हम लोग कजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है। सो ब्रिटिशर्स के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा सॉल्ट लॉ को बनाया गया था, जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही सॉल्ट मैन्युफैक्चर का मोनोपोली था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है एंड सॉल्ट को सेल भी किया जा सकता है। सो ये जो सॉल्ट लॉ था, ये एक बहुत ही ज्यादा डिसलाइक लॉ था, क्योंकि इस लॉ के द्वारा इंडिया में रहने वाले कोई भी जो लोग हैं, वो लोग अपने डोमेस्टिक यूज के लिए भी थोड़ा बहुत भी सॉल्ट नहीं बना सकते थे, एंड उनको ना चाहते हुए भी शॉप्स में हाई प्राइस में सॉल्ट को बाय करना पड़ता था। सो इसी वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस लॉ को चूज किया गया कि सबसे पहले हम लोग इसी लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। सो सॉल्ट लॉ के अलावा और भी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। सो पहला रीजन था साइमन कमीशन क्रिएशन, एंड दूसरा रीजन था रिफ्यूजल ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। सो नेहरू रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, सो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था, एंड जब साइमन कमीशन को बनाया गया था, सो इन सारे रीजंस की वजह से फाइनली महात्मा गांधी जी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ना नेक्स्ट हम लोग सॉल्ट मार्च के इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। सो 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ 240 माइल की एक मार्च को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी, जो कि गुजरात में एक कोस्टल टाउन है, टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सो जब महात्मा गांधी जी 5 अप्रैल में दांडी पहुंचते हैं, सो महात्मा गांधी जी के द्वारा मुट्ठी भर सॉल्ट को बनाया जाता है, एंड इसी के साथ महात्मा गांधी जी इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। सो जैसे ही महात्मा गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, सो कानून की नजरों में महात्मा गांधी जी एक मुजरिम बन जाते हैं, एंड उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। सो महात्मा गांधी जी जैसे ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, सो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले जो लोग थे, सो सारे ही लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो पीजेंट्स के द्वारा सबसे पहले फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है, एंड कुछ टाउन्स में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, सो उनके द्वारा स्ट्राइक को लॉन्च किया जाता है। लॉयर्स अगेन अपने ब्रिटिश कोर्ट्स को बॉयकॉट कर देते हैं, एंड स्टूडेंट्स के द्वारा भी रिफ्यूज किया जाता है टू अटेंड द गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो सॉल्ट मार्च के दौरान लगभग 60,000 इंडियंस पीपल को अरेस्ट किया गया था अलॉन्ग विद गांधी जी। सो इस तरीके से इंडियन पीपल के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कैरिड आउट किया जाता है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी कंप्लीट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द क्विट इंडिया मूवमेंट जनरली अ मास मूवमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट था, सो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। एंड और एक सिमिलर क्वेश्चन है द डिस्क्राइब द कजेस एंड फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्या वो कारण थे जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, एंड आखिर क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था। सो सबसे पहले हम लोग कजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहला कज है डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इस एक्ट के दौरान जो भी प्रोविजंस लाए गए थे, उससे इंडियन पीपल बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। सो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। बट अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें या फिर इमीडिएट कज की बात करें, सो वो था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। सो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स वाज नॉट विलिंग टू प्रॉमिस इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस इवन आफ्टर द वर्ल्ड वार। सो वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद भी ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन पीपल को इंडिपेंडेंस दिया जाए। साथ ही साथ कांग्रेस का जो प्रपोजल था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वार, सो इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो इसी वजह से क्रिप्स मिशन में जितने भी प्लान्स को लाए गए थे, सो कांग्रेस के द्वारा उन सारी प्लान्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एंड क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। सो ये एक रीजन था जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ना नेक्स्ट अगर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के मेन फीचर्स की बात करें, सो जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल होता है, सो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी का तीसरा मेजर मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सो महात्मा गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। सो जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास होता है, सो वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे अलॉन्ग विद महात्मा गांधी जी, सो सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। सो अब ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, सो ये इंडिया के यंग पीपल के ऊपर ही था। यंग पीपल के द्वारा ही क्विट इंडिया मूवमेंट को कैरिड आउट किया जा रहा था। सो जितने भी यंगर एक्टिविस्ट थे, सो उनके द्वारा स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया गया एंड जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थे, सो उसको डैमेज किया गया इस मूवमेंट के थ्रू।
एंड इवन अगर हम लोग सोशलिस्ट मेंबर जयप्रकाश नारायण की बात करें, सो वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कई सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि सतारा एंड मेदिनीपुर, सो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में इंडियन पीपल के द्वारा एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को भी प्रोक्लेम किया गया था। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी ज़्यादा आर्मी का इस्तेमाल किया गया इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। सो इस मूवमेंट के दौरान लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को मारा जाता है एंड 70,000 पीपल्स को अरेस्ट किया जाता है इन लेस देन 5 months। सो इस मूवमेंट में फार्मर्स, लेबरर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैन एंड वेमेन एंड पीपल ऑफ रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज, सो सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन अ ग्रेट नंबर। सो इसी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को एक मास मूवमेंट कहा गया है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के सिग्निफिकेंस की बात करें, सो क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट था क्योंकि इस मूवमेंट में लाख ऑफ ऑर्डिनरी पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। सो इस मूवमेंट के थ्रू ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये रियलाइज करते हैं कि इंडियन पीपल के मन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उनके रूल के अगेंस्ट में कितना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि इंडियंस का जो अल्टीमेट गोल है सो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंसी है फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि अब इंडियंस को हम लोग बहला फुसला नहीं सकते हैं, अब उनको स्वराज नहीं बल्कि अब उनको पूर्ण स्वराज चाहिए। सो नो डाउट ब्रिटिशर्स के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को भी क्रश कर दिया गया था, बट कॉमन पीपल के हार्ट में इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए जो स्पिरिट था, सो उस स्पिरिट को ब्रिटिशर्स क्रश नहीं कर पाते हैं। सो इसी मूवमेंट का इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के खत्म होने के बाद 3 साल के अंदर में ही ब्रिटिशर्स के द्वारा फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। Now our next important question is question number 6. Why have many scholars written of the months after independence as being Gandhiji's finest hours? Explain with examples. So काफ़ी सारे scholars के द्वारा ऐसा क्यों लिखा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद का कुछ जो महीना था सो वो गांधी जी का सबसे फाइनेस्ट आवर था, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन टाइम था। सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। एंड और एक क्वेश्चन है दैट हाउ डिड गांधी जी ट्राई टू ब्रिंग पीस इन वेरियस एरियाज आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? एक्सप्लेन। सो किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा अलग अलग एरियाज में पीस लाया जाता है, शांति लाया जाता है। सो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है एंड इसी सेम क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चन को लिखा है, बट एग्जामिनेशन के टाइम आप लोग प्लीज क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सो नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सो इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिलता है। सो उस दिन महात्मा गांधी जी कैपिटल में यानी कि दिल्ली में जो भी सेलिब्रेशन हो रहा था इंडिपेंडेंस डे का, सो उन सारी सेलिब्रेशंस में प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि उस दिन महात्मा गांधी जी कलकत्ता में थे। एंड कलकत्ता में भी उनके द्वारा उस दिन ना ही कोई फंक्शन को अटेंड किया गया और ना ही हमारे नेशनल फ्लैग को लहराया गया, बल्कि उस दिन महात्मा गांधी जी के द्वारा 24 आवर्स का फास्टिंग रखा गया था, क्योंकि कलकत्ता में हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा था। सो उस वॉयलेंस को रिड्यूस करने के लिए महात्मा गांधी जी ने उपवास रखा था। सो महात्मा गांधी जी ने इंडिया के जिस फ्रीडम, जिस इंडिपेंडेंस के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया था, सो वो फ्रीडम हमें एक अनएक्सेप्टेबल प्राइस के साथ मिलता है, यानी कि उस फ्रीडम का हमें एक बहुत ही बड़ा प्राइस चुकाना पड़ता है, बहुत ही बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। सो जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, इंडिया का पार्टीशन हो जाता है इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। बट महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडिया में रहने वाले जितने भी सिख, हिंदू एंड मुस्लिम पीपल थे, सो सबसे ये अपील किया जा रहा था कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है सो उन सारी चीज़ों को आप लोग भूल जाइए एंड इंडिया में एक साथ पीस के साथ, शांति के साथ आप लोग एक साथ मिलजुल के रहिए। सो महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले बंगाल में यानी कि कलकत्ता में पीस को स्टेबलाइज किया गया। सो उसके बाद महात्मा गांधी जी दिल्ली आते हैं एंड फिर उन्होंने सोचा था कि दिल्ली में पीस स्टेबलाइज करने के बाद मैं पंजाब के उन सारे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा जहाँ पे वॉयलेंस हो रहा है। सो महात्मा गांधी जी ने फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया के लिए एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल किया था, एक लाइफ लॉन्ग बैटल किया था। एंड जब इंडिया का डिवीजन भी हो जाता है, पार्टीशन भी हो जाता है, सो उस दौरान भी महात्मा गांधी जी के द्वारा अर्ज किया जा रहा था कि दोनों ही जो पार्ट्स है यानी कि दोनों ही जो कंट्री है सो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे एंड दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ फ्रेंड के रूप में रहे। बट महात्मा गांधी जी का इस स्ट्रगल का जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो होता है उनका डेथ। सो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है। सो उनको नथुराम गोडसे के द्वारा मार दिया जाता है। सो महात्मा गांधी जी ने हिंदू एंड मुस्लिम पीपल की यूनिटी के लिए अपने लाइफ तक को सैक्रिफाइस कर दिया था। सो इसी वजह से स्कॉलर्स के द्वारा ये लिखा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद कुछ महीनों का जो टाइम पीरियड था सो वो महात्मा गांधी जी का सबसे फाइनेस्ट आवर था, क्योंकि उस दौरान महात्मा गांधी जी हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल को यूनाइट करने में, उन सारे वॉयलेंस को सॉल्व करने में, पीस स्टेबलाइज करने में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सो ये एक बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सोर्सेज से रिलेटेड कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है। सो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोर्सेज टू नो अबाउट गांधी जी एज अ नेशनलिस्ट लीडर। सो हमारे पास कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू हमें महात्मा गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि महात्मा गांधी जी एक नेशनलिस्ट लीडर थे। एंड और एक क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज
विच आर हेल्पफुल इन नोइंग द पॉलिटिकल करियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ गांधी जी। सो हमारे पास क्या अलग अलग सोर्सेस है जिसके थ्रू हमें महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर एंड उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता लगता है। सो इसी सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, जहां क्वेश्चन में आपको सोर्सेस वर्ड दिखता है आपको यही आंसर को लिख के आना है। सो द आंसर इज, सो हमारे पास कई तरीके के सोर्सेस है जिसके थ्रू हम लोग महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो पहला सोर्स है राइटिंग एंड स्पीचेस। सो महात्मा गांधी जी एंड उनके कॉन्टेम्प्रेरीज यानी कि उसी टाइम पीरियड में रहने वाले दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, सो उनके द्वारा जितने भी राइटिंग्स को, जितने भी लेटर्स को लिखे गए थे एंड जितने भी स्पीचेस को दिए गए थे, सो उन सारी चीज़ों से हमें महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो महात्मा गांधी जी के पास जितने भी लेटर्स आते थे जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा उनको लिखा जाता था, सो उन सारे लेटर्स को वो अपने एक जर्नल में पब्लिश करते थे, दैट इज हरिजन। एंड सिमिलरली नेशनल मूवमेंट के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी को भी जितने भी लेटर्स लिखे गए थे, सो उन सारे लेटर्स को वो एक बुक में पब्लिश करते हैं, दैट इज अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। सो राइटिंग्स एंड स्पीचेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज यानी कि आत्मकथा, अपनी खुद की जीवनी को लिखना। सो ऑटोबायोग्राफीज के द्वारा भी हमें महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। पर जब भी हम लोग ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ते हैं, सो उस दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफीज रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं, रिटन वेरी ऑफन फ्रॉम मेमोरी। यानी कि ऑटोबायोग्राफीज में महात्मा गांधी जी ने जो कुछ भी लिखा है, सो वो उनके पास से रिलेटेड है एंड वो उनकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स कि महात्मा गांधी जी जो कुछ रिकलेक्ट कर सकते थे, जो कुछ उनको याद आ रहा था, सो उन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। सो जब भी हम लोग ऑटोबायोग्राफीज के द्वारा महात्मा गांधी जी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, सो उस दौरान हमें केयरफुल रहना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। सो नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी जी की जितने भी एक्टिविटीज थे, सो उन सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स को लिखा गया था, सो उन सारे रिकॉर्ड से भी हमें महात्मा गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो उस टाइम पीरियड के पुलिसमैन एंड दूसरे ऑफिशियल्स के द्वारा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी लेटर्स एंड रिपोर्ट्स को लिखे गए थे, सो वो आज के टाइम पीरियड में एसेसिबल है, यानी कि आज के टाइम पीरियड में हम लोग उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सो उसके थ्रू भी हमें महात्मा गांधी जी के एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉन्टेम्प्रेरी न्यूज़पेपर। सो उस टाइम पीरियड के जितने भी न्यूज़पेपर्स है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए हैं या फिर दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में, सो उन सारे न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें महात्मा गांधी जी की मूवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। उन सारे न्यूज़पेपर्स में हमें महात्मा गांधी जी की एक्टिविटीज़ का रिपोर्ट मिलता है एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड व्हाट ऑर्डिनरी इंडियंस थॉट ऑफ हिम। सो ऑर्डिनरी इंडियन पीपल महात्मा गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे, सो उन सारी चीज़ों का भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है न्यूज़पेपर के थ्रू। सो ये 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेस है जिसके थ्रू हमें महात्मा गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो दिस 7 वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, बट इन 7 क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे पास और 3 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। सो अवर 8th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1916 टिल 1922। सो 1916 से 1922 के बीच में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी रोल प्ले किया गया था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, सो उन सारी चीज़ों को आपको बताना है। सो आप लोगों को डेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, किस टाइम पीरियड के दौरान गांधी जी के द्वारा किस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, सो वो सारे डेट्स आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सो 1906 से 1922 के बीच में महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी मूवमेंट्स को लॉन्च किए गए थे, सो उन सारे मूवमेंट्स को आपको इस आंसर में लिखना है। जैसे कि 1916 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने BHU में जो स्पीच दिया था, सो उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद 1917 में अहमदाबाद में जो स्ट्राइक किया गया था, साथ ही साथ खेदा में जो पीजेंट्स का मूवमेंट था, उसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद किस तरीके से महात्मा गांधी जी के द्वारा रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, वो भी आप लोगों को लिखना है। सो इन सारे मूवमेंट्स को लिखकर आपको इस आंसर को प्रिपेयर करना है। सो और एक क्वेश्चन है दैट डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1922 टिल 1931। सो एक सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसका टाइम पीरियड अलग है कि 1922 से लेकर 1931 के बीच में महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया था। सो 1922 में जैसे ही चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया जाता है। सो उसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ सोशल रिफॉर्म्स वर्क को किया जाता है। फिर 1928 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जब मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, सो महात्मा गांधी जी उस मूवमेंट में अपने ब्लेसिंग्स को देते हैं। फिर उसी सेम ईयर महात्मा गांधी जी के द्वारा बरदोली में एक पीजन सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। फिर 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, सो उसको भी आप लिख सकते हो। 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे को किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया था, उसको भी आपको लिखना है। एंड फाइनली 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, दांडी मार्च को किया गया था। सो उन सारी चीज़ों को आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्क्राइब करना है। सो डेट्स बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। MCQ के लिए भी डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन आंसर के लिए भी डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आंसर लिखने के टाइम आप लोग हो सके तो डेट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, डेट्स के नीचे एक मार्किंग दे दीजिएगा ताकि
जो भी टीचर आपके आंसर शीट को चेक करेगा, सो वो डेट हाईलाइट होगा जिसके थ्रू टीचर्स को पता लगेगा कि नहीं ये बच्चा पढ़ के आया है। सो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड हमारा 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। सो लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। सो क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था सो ये फेल हो जाता है। सो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को लिखना है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी, मुस्लिम लीग के मेंबर्स एंड BR अम्बेडकर के बीच में ही कई सारे टॉपिक्स में, कई सारे इश्यूज में हमें अलग अलग ओपिनियन देखने को मिला। सो इस वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। सो विद दिस हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या फिर क्लास 12 हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर्स का ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज वंस चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more important videos like this. So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.